का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिला होगा। और हम लोग आगे भी जो लेक्चर करेंगे, फिलहाल हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोगों का लेक्चर है कॉलम क्लासिफिकेशन। कॉलम क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कॉलम क्लासिफिकेशन जो दिया था उसमें क्यों दिया था, उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा जो उन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन को डेवलप किया। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में आज की जो मेरी क्लास है वो एक तरह से आपको डिटेल्स बताएंगे कि कॉलम क्लासिफिकेशन कब से स्टार्ट हुआ, कब डेवलप हुआ और अभी उसकी करंट कौन सी एडिशंस हैं, ये अब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है कॉलम क्लासिफिकेशन सीसी वाज डिवाइस्ड बाय द लेट एस.आर. रंगनाथन। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द स्कीम वाज ब्रॉट आउट इन 1933। इसकी जो फर्स्ट एडिशन है वो कब आई थी? 1933 में। तो ये हर एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि कॉलम क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन है वो कब आया था। तो आपको बताना है कि 1933। ये याद रख लीजिएगा आप लोग कि कॉलम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन कब आया था। तो 1933। सो फार 7th एडिशन ऑफ द स्कीम हैज बीन पब्लिश्ड। अभी तक इसके क्या है कि 7th एडिशन तक इसका पब्लिश्ड हो चुका है। द 7th एडिशन डज नॉट हैव एन इंडेक्स एज इट, मतलब अभी तक इसका 7th एडिशन का इंडेक्स पब्लिश नहीं हुआ है। द 6th एडिशन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1960। तो इसका जो 6th एडिशन है, जो आप देख रहे हैं कि आप हर एक जगह देखेंगे कि आपको प्रैक्टिकल में 1960 एडिशन का जो 6th एडिशन है वो आपको हर एक जगह आपको यूज़ करने को मौका मिलेगा। तो हम लोग जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे नेक्स्ट जब भी लेक्चर में, तो हम लोग 6th एडिशन को ही प्रैक्टिकल के रूप में इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद एंड देन रिप्रिंटेड इन 1963, 1964, 1969, 1976, 1989 एंड 1990s। ये सब उसी का रिप्रिंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपको सब कुछ सिर्फ उसी का प्रिंट का ही रिप्रिंट निकाला गया है। उसके बाद चलिए हम लोग बैकग्राउंड में आते हैं कि आखिर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो कॉलम क्लासिफिकेशन डेवलप किया था उसके पीछे क्या उनकी सोच थी, क्यों उन्होंने डेवलप किया। हर एक चीज़ों की क्या है, मेलविल डेवी ने डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डेवलप किया, उसी तरह डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने भी कॉलम क्लासिफिकेशन डेवलप किया। तो उसके पीछे क्या रीजन था, क्या बैकग्राउंड था, तो वो हम लोग आज को डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि द आइडिया बिहाइंड द कॉलम क्लासिफिकेशन took its root in 1924। 1924 में ही जब उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी बना दिया गया था, तो इसके बाद क्या हुआ था, वो चले गए थे आपके इंग्लैंड, लंदन। तो वहाँ जब when रंगनाथन saw the demonstration of a mechanical set in a toy shop in London। लंदन जब गए तो इसका जो शुरुआत है कि इसके नींव जो रखी गई थी वो आपका लंदन में ही, इनका एक रूट एक तरह से कहिए कि रंगनाथन के दिमाग में आया कि क्यों नहीं ऐसा स्कीम डेवलप किया जाए जो सारे फैसेट्स को ये हम लोग बताते हैं अभी। तो यहाँ पर लंदन में उसका टॉय शॉप में एक टॉय शॉप जब वो गए थे वहाँ पर उन्होंने एक मैकेनो सेट देखा। तो मैकेनो सेट क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। द मैकेनो सेट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल स्लॉटेड स्ट्रिप्स, रॉड्स, व्हील्स, स्क्रूज एंड नट्स एंड बोल्ट्स विथ सेवरल डिफरेंट मॉडल्स कुड बी मेड। देखते हैं कि बच्चे का बहुत सारा टॉयज होता है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और बच्चा जब खेलते खेलते क्या करता है, उस टॉयज के डिफरेंट पार्ट्स को अलग करता है और फिर उसको जोड़ जोड़ के एक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी देखे होंगे कि बिल्डिंग का शेप बन जाता है। तो उसी तरह एक मैकेनो सेट होता है जो डिफरेंट उसमें ये रहते हैं, स्क्रू रहते हैं, नट्स रहते हैं, बोल्ट्स रहते हैं, उसको जोड़ करके फिर एक खिलौने का शेप दिया जाता है। तो रंगनाथन के वहीं पर से रंगनाथन का एक दिमाग में आया कि क्यों नहीं एक ऐसा स्कीम डेवलप किया जाए जिसमें डिफरेंट फैसेट्स में इसको तोड़ करके उसको फिर एक क्या किया जाए, एक क्लास नंबर में जनरेट किया जाए। जो हम लोग पीएमईएसटी पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे या आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे कि पीएमईएसटी क्या होता है, उसको आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर इतना ही समझिए कि एक मैकेनो सेट्स को उन्होंने देखा कि एक बच्चा मैकेनो सेट से खेल रहा था, तो उसको उन्होंने देखा कि ये बच्चा डिफरेंट
उसके पार्ट्स को तोड़ रहा है और फिर उसको ऐड करके एक फिर वो खिलौने का शेप दे रहा है। तो वहीं से उन्होंने एक दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा स्कीम डेवलप किया जाए जो हमारे लाइब्रेरी के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो इसके बाद द सेम प्रिंसिपल्स वाज अप्लाइड बाय रंगनाथन इन हिज कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम। उन्होंने वैसी टेक्निक्स को कहाँ किया, अप्लाई किया आपने कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम में। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बताया आपको, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग उनका फर्स्ट एडिशन से कब आया, ये तो आप जान गए कि 1960s में उनका 6th एडिशन था और फर्स्ट एडिशन 1933 में आया। इसके बाद फिर कॉलम कब आया, फिर और भी कितने कनेक्टिंग सिंबल्स आए, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम लोग इसका फिर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एडिशन टू लेटेस्ट एडिशन। चलिए, तो हम लोग जानते हैं फिर इसके बाद कि फर्स्ट एडिशन, फ्रॉम फर्स्ट एडिशन कि इसमें कब आया था, ये तो हम लोग जान चुके कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ सीसी वाज पब्लिश्ड इन 1933। He had 3 parts. Part 1 contains rules, Part 2 schedules, and Part 3 classics and sacred books. Mixed notation was used comprising 26 Roman capitals letters denoting main classes, Indo-Arabic numerals, and Roman lowercase letters. Each main class was provided with a facet formula. Column class was used as connecting symbol for joining different facets. यहाँ पर सबसे बड़ा आपको 2-3 पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने जाना कि 1933, तो हम लोगों ने जान लिया कि 1933 में एक फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए बनता है कि कॉलम क्लासिफिकेशन कब आया था। ये तो आप लोग जान गए 1933 में कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे पिछले हम लोग लेक्चर में बताया कि डीडीसी में 3 वॉल्यूम्स होते हैं, यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स मतलब एक ही कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक्स है, उसमें 3 पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स क्या है, पार्ट है 1 है रूल्स है, जिसमें रूल्स क्यों दिया जाता है कि कब कौन सा नियम अप्लाई करना है किस मेन क्लास के साथ, वो सारा इंफॉर्मेशन रूल्स में दिया गया रहता है। तो यहाँ पर रूल्स भी उतना इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्स जो आप लोग वॉल्यूम आपका डीडीसी में वॉल्यूम 2 है शेड्यूल्स, सेम यहाँ पर भी वही शेड्यूल्स है जिसमें सब्जेक्ट जितने भी मेन क्लास हैं उस शेड्यूल्स में मेंशन रहते हैं। और पार्ट 3 है क्लासिक्स एंड सेक्रेड बुक्स। तो जब सीसी को प्रैक्टिकल कराएंगे तब तो आपको बताएंगे कि ये क्लासिक्स एंड सेक्रेड बुक्स का कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। फिर मिक्स्ड नोटेशन वाज यूज्ड कंप्राइजिंग 26 रोमन कैपिटल लेटर्स। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म है मिक्स्ड नोटेशन। नोटेशन चीजों को समझना है कि आखिर ये मिक्स्ड नोटेशन क्या चीज है। कि जैसे देखते हैं कि मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको समझाता हूं। एक प्योर आप चावल बना रहे हैं, राइस जब बनाते हैं तो उसमें किसी चीज का मिक्सअप नहीं करते हैं। जब मिक्सअप नहीं करते हैं तो वो क्या हो गया कि वो आपके लिए प्योर हो गया, सिर्फ चावल बना रहे हैं। वही उसी के स्थान पे आप खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट फैसेट्स को ऐड करते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं, तब जाकर के आप खिचड़ी बनाते हैं। तो जस्ट लाइक अगर हम आते हैं इसमें सीसी में तो ये एक तरह से डिफरेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर कि रोमन लेटर्स का यूज, रोमन कैपिटल लेटर्स का यूज किया गया है, इंडो अरेबिक न्यूमरल्स का यूज किया गया है। यानी इसमें आपको यूज मिलेगा, ए भी मिलेगा, ए बी सी अल्फाबेट्स में मिलेंगे, 1 2 3 ये भी मिलेंगे आपको। ये देखिए जैसे डेल्टा मिलेंगे, इसके बाद आपको एरो मिलेगा, अप डाउन एरो, अप एरो, सब कुछ डाउन एरो, अप एरो, सब कुछ मिलेगा। इसके बाद आपको कनेक्टिंग सिंबल्स क्या आ जाते हैं, जैसे इसमें आपको कॉलन मिलेगा, सेमी कॉलन मिलेगा, कॉमा मिलेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा, डॉट मिलेगा। तो ये सब सारे चीज जब मिलेंगे आपको सीसी में, तो इसी कारण से इसको मिक्स नोटेशन मिला गया, बोला गया। बट जब आप डीडीसी पढ़ते हैं तो उसमें एक ही कनेक्टिंग सिंबल उसको ना करेंगे कि एक ही सिर्फ आप देख रहे हैं कि डेसिमल यूज किया जाता है उसमें डीडीसी में, लेकिन वो डीडीसी कनेक्टिंग सिंबल नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा।
तो उसमें एक ही कनेक्टिंग सिंबल पूरे डीडीसी में है, तो ओनली जीरो का ही यूज किया गया है, बट डेसिमल आपका कोई कनेक्टिंग सिंबल नहीं है डीडीसी में। बट आप सीसी में देख रहे हैं कि बहुत सारे रोमन लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, तो ये सब सारे मिल करके क्या होते हैं, इसी कारण से इसको मिक्स नोटेशन बोला गया है। तो मैं नोटेशन का जब भी मैं एक लेक्चर दूंगा तो मैं एक उसके लिए स्पेशल लेक्चर दूंगा कि नोटेशन टू टाइप्स के आप जान जाते हैं, कि मैं बता दे रहा हूं कि टू टाइप्स के नोटेशन होते हैं। एक होते हैं प्योर नोटेशन और दूसरा होता है मिक्स नोटेशन। तो प्योर नोटेशन में कौन में आता है? प्योर नोटेशन आता है डीडीसी में। डीडीसी में इसी कारण से उसको प्योर नोटेशन बोला गया है, और जबकि आपका जो सीसी है वो मिक्स नोटेशन है। तो अब हम लोग चले आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पर है, यहाँ पर ईच मैन क्लास वाज प्रोवाइडेड विथ अ फैसेट फार्मूला। एक फैसेट फार्मूला दिया गया होता है कि उसमें सारे आपको जो भी इसमें पीएम ईएसटी रहता है उसको पुट किया जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसी तरह यहाँ पर कि डिफरेंट फैसेट्स होते हैं, फैसेट्स को ऐड करके, जैसे मैंने बताया ना कि मैकेनो सेट्स में डिफरेंट फैसेट्स होते हैं, और उस फैसेट्स को जोड़ करके एक मेन क्लास जनरेट किया जाता है। तो सेम वही चीज होता है कि फैसेट फार्मूला दिया गया रहता है, और जब प्रैक्टिकल आप पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि फैसेट फार्मूला कैसे दिया जाता है। कॉलन वाज यूज्ड एज कनेक्टिंग सिंबल फॉर ज्वाइनिंग डिफरेंट फैसेट्स। इसके फर्स्ट एडिशन में एक ही कनेक्टिंग सिंबल था कॉलन, इसी कारण से इसका नाम कॉलन क्लासिफिकेशन पड़ा। कॉलन का सिंबल होता है ये वाला। तो यहाँ पर एक ही कनेक्टिंग सिंबल था फर्स्ट एडिशन में, इसी कारण से इसका नाम कॉलन क्लासिफिकेशन, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड एडिशन में। द सेकेंड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1939। ए न्यू मेन क्लास स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड मास्टिसिज्म वाज एडेड। और भी जितने भी मेन क्लास थे उसमें सबसे इस एडिशन में क्या मॉडिफिकेशन किया गया कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और मास्टिसिज्म का एक मेन क्लास ऐड किया गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने दो मेन एडिशन हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, वहां पर हम लोग थर्ड एडिशन से फिर स्टार्ट करते हैं। फिर फिलहाल इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग थर्ड एडिशन पे आते हैं। थर्ड एडिशन क्या था? The third edition was appeared in 1950, which was based on dynamic theory of library classification. It was based on the postulates of 5 fundamental categories: personality, matter, energy, space, time. Each fundamental category was assigned an indicator disease. यहाँ पर आपको थर्ड एडिशन जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट एडिशन में रंगनाथन का एक ही कनेक्टिंग सिंबल था कॉलन, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थर्ड एडिशन में डिफरेंट कनेक्टिंग सिंबल्स भी आ गए। पर्सनालिटी के लिए कॉमा आ गया, मैटर के लिए सेमी कॉलन आ गया, एनर्जी के लिए कॉलन आ गया, स्पेस के लिए डॉट आ गया, और टाइम के लिए भी डॉट कनेक्टिंग सिंबल था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट फैसेट्स के लिए डिफरेंट कनेक्टिंग सिंबल्स आ गए। और क्या था कि 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। यहाँ पर 5 फंडामेंटल कैटेगरीज जो कि हिंदी में बोलते हैं कि रंगनाथन की 5 मूलभूत श्रेणियां। तो इसी से क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना कि मैकेनो सेट्स, तो मैकेनो सेट्स में मैंने बताया कि क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स को, स्क्रूज को जोड़ करके एक क्या होता है कि टॉयस का रूप ले लेता है, और फिर उसको तोड़ करके तोड़ा भी जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही होता है कि जब आप लोग कॉलन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल पढ़िएगा तो एक टाइटल दिया रहेगा, तो उसमें आपको देखिएगा पर्सनालिटी भी मिलेगा, मैटर भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगा, स्पेस भी मिलेगा, और टाइम भी मिलेगा। तो वहां पर हमको तोड़ना है, और तोड़ करके सबका नंबर जनरेट करके और सबके कनेक्टिंग सिंबल के साथ उसको बनाना है एक क्लास नंबर। तो यहाँ चलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये PMEST है क्या। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मैं आप लोगों को एक टाइटल देता हूं कि जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन गवर्नमेंट लाइब्रेरीज इन इंडिया इन 2025। यहां पर देखते हैं कि हम लोगों को बहुत सारे फैसेट्स आ गए। यहाँ पर क्लासिफिकेशन एक फैसेट्स हो गया, एक बुक्स भी एक फैसेट्स हो गया,
गवर्नमेंट लाइब्रेरीज एक फैसेट्स हो गया, इंडिया भी एक फैसेट्स हो गया, और 2025 भी फैसेट्स हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा चीज हमें आसान लगता है आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम, टी फॉर टाइम, तो यहाँ पर हमें टी क्या है, 2025 हमारे लिए टाइम हो गया। इसके बाद इंडिया, इंडिया भी एक क्या है, फैसेट्स है। तो इंडिया भी हमें क्या जोड़ना है यहाँ पर, स्पेस, स्पेस के रूप में हम इंडिया को कंसीडर करेंगे। अब हमारे लिए तीन चीजें बच जाती है, पर्सनालिटी, मैटर और एनर्जी। अब हम तीन चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पर हमें आते हैं डायरेक्ट एम पर, मैटर पर। तो मैटर यहाँ पर बुक्स हो जाती है। मैटर, मैटर कैसे बुक्स हो जाता है, क्योंकि जो गुड्स होती हैं, जो या तो सुई हो गया या कुछ भी चीज हो गया जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, या पेन भी कर सकते हैं, ये पेन भी मैटर है, एक बुक भी मैटर है, मोबाइल भी मैटर है। जो आप कोई भी चीज का आप इस्तेमाल करते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कुछ ना कुछ स्पेस लेती है, दैट मीन्स वो मैटर हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर बुक्स है, बुक्स हमारे लिए क्या हो गया, मैटर हो गया। अब हमारे लिए दो चीजें बच जाती है। अब इसमें एनर्जी कौन है और पर्सनालिटी कौन है। तो एनर्जी यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, कैसे है उसको समझते हैं कि किसी भी काम को करने में जो समय लगता है, एनर्जी वेस्ट होती है, उसी को क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी करते हैं। जैसे आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो डीसी या बनाए या सीसी से बनाए, तो हम क्या करते हैं, जब हम उसको उसके पीछे पर्सनालिटी खोजते हैं, मैटर, मतलब आप कुछ ना कुछ एनर्जी आप वेस्ट करते हैं उस काम को करने में। तो जैसे आप लकड़ी का जो बढ़ई होता है, वो एक क्या करता है, लकड़ी का कुछ भी शेप बनाता है, तो उसको काम को करने में जो एनर्जी लगा, तो उसी को बोलते हैं मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑन प्रोसेस क्या हो गया, एनर्जी इज द प्रोसेस। इस क्लासिफिकेशन क्या करते हैं हम लोग, प्रोसेस करते हैं, बुक्स को क्लास नंबर जनरेट करते हैं, इसी कारण से इसको एनर्जी के रूप में हम लोग ट्रीट करते हैं। अब हमारे लिए क्या बच जाता है कि गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। तो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज क्या हुआ हमारे लिए, पर्सनालिटी हो गया। अब पर्सनालिटी क्यों हम सबसे लास्ट में आइडेंटिफाई किए, इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि सब तो आसान है। देखिए ना कि आप टाइम भी समझना आसान है, इंडिया को भी आइडेंटिफाई करना आसान है, बट पर्सनालिटी डिफाइन आसान करना आसान नहीं है। क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि आप किसी को देख करके या किसी के अचानक से मिलने के बाद आप उसकी पर्सनालिटी को तुरंत आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उसका इलिटरेट हो और बट वो अच्छा से कपड़ा पहना हो, अच्छी इंग्लिश बोल लेता हो, ऐसे ये कोई जरूरी नहीं है कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी। तो हम क्या करते हैं, उसकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको पूरा अच्छे से कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, इन सारे चीज़ों को हम जब समझते हैं तब जाकर के उसकी पर्सनालिटी को समझ पाते हैं कि नहीं उसकी पर्सनालिटी कैसी है। इसी कारण से हम पर्सनालिटी को क्या करते हैं, सबसे लास्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। और रंगनाथन ने इस क्या पूरे मेथड्स को बताया, मेथड ऑफ रेसिड्यू। मेथड ऑफ रेसिड्यू क्या होता है कि हम इसको रिवर्स से जाते हैं, रिवर्स में जो चीजें हमें आसान होती हैं पहचानना, हम उसी को पहले आएगी, वो 4th एडिशन में है। तो फिलहाल आप इसको चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं कि 4th एडिशन से। 4th एडिशन में क्या हुआ, 3rd एडिशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोग 4th एडिशन पे आते हैं। इन द 4th एडिशन 1952 का पब्लिश हुआ था, 1952 में 4th एडिशन आया था। द इंडिकेटर डिजिट फॉर टाइम वाज चेंज इनटू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। हम लोगों ने 3rd एडिशन में देखा कि स्पेस और टाइम के लिए एक ही कनेक्टिंग सिंबल था, डॉट। बट 4th एडिशन में हम लोगों ने क्या देखा कि एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ गया यहाँ पर, और इसके बाद भी बहुत सारे ग्रीक लेटर्स भी आ गए इस दिस एडिशन टू एक्सपेंड द मेन क्लास। मेन क्लास को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ग्रीक लेटर्स भी आ गए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों जो थर्ड में जो पढ़ा था 3rd एडिशन में, कि वहाँ पर पर्सनालिटी के लिए कॉमा था, मैटर के लिए सेमीकोलन था, एनर्जी के लिए कॉलन था, स्पेस और टाइम के लिए एक ही कनेक्टिंग सिंबल था, ओनली फॉर डॉट। बट यहाँ पर 4th एडिशन में हमको क्या मिल गया, एक कॉमा कनेक्टिंग सिंबल मिल गया। इसके बाद आते हैं हम लोग 5th एडिशन में। 5th एडिशन में हुआ क्या कि इसमें 5th एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1957, मेड मेनी चेंजेस बोथ द रूल्स एज वेल एज द शेड्यूल्स। 5th एडिशन में क्या हुआ कि रूल्स में बहुत सारे चेंजेज हुए और शेड्यूल्स में भी बहुत सारे चेंजेज हुए। जब आप सीसी का बुक्स आपके सामने होगा तब आप समझ पाएंगे। अभी फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए कि कब आया था, 1957 में 5th एडिशन आया था, उसमें शेड्यूल्स में और रूल्स में काफी चेंजेज हुए।
इसके बाद आते हैं हम लोग सिक्स एडिशन में। सिक्स एडिशन कब हुआ? द सिक्स एडिशन ऑफ सीसी वाज पब्लिश्ड इन 1960। In this edition, Chapter 6 in schedule part, schedules for phase, intrafacet and intra-array phase relations were added। ये आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, और जब आप सीसी का प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आप इसके लिए फेज रिलेशन अलग से पढ़ेंगे कि इंट्रा आरे फेज रिलेशन, इंट्राफैसेट फेज रिलेशन। तो ये सब आपके सिक्स एडिशन में इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब क्वेश्चन भी आएगा किस एडिशन में इंट्रा फेज रिलेशन या इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन ऐड हुआ, तो आप बताएंगे कि सिक्स एडिशन से इंट्रोड्यूस हुआ। यहाँ पर एक कनेक्टिंग सिंबल के रूप में आपको एक क्वेश्चन मिला, और कौन कौन से साल में कौन कौन सा एडिशन पब्लिश हुआ। तो हम लोगों ने अभी तक जाना कि फर्स्ट एडिशन से टू सिक्स एडिशन तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लास्ट बचता है सेवन्थ एडिशन, वो भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेवन्थ एडिशन पे आते हैं। The seventh edition of column classification was published in 1987, long after the death of रंगनाथन in 1972। रंगनाथन का जो डेथ हुआ था 1972 में हुआ था, और उसके बाद है कि आपका देखें कि सिक्स एडिशन का पब्लिश हुआ था उनके 1960 में पब्लिश हुआ था, बट जो सेवन्थ एडिशन है वो 1987 में पब्लिश हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ द रंगनाथन। तो substantial changes were changes made in this edition. However, the index for this edition has not been brought out so far, and hence it is difficult to use। इसमें सबसे बड़ा था कि इसका इंडेक्स पब्लिश नहीं हो पाया अभी तक, इसी कारण से ये इसका यूज करने में बहुत डिफिकल्टीज आ रही है। तो यही इसका सबसे मेन है कि आपको दो चीज इसमें याद रखनी है कि इसमें इसकी कब पब्लिश हुई थी, 1987 में पब्लिश हुई थी, और इसमें इंडेक्स जो इंडेक्स ये वाला टर्म जो इंडेक्स इसमें पब्लिश नहीं हुआ है सेवन्थ एडिशन में, इसी कारण से ये अभी यूज में नहीं हो रहा है। तो यही इसका सबसे फ्रॉम फर्स्ट एडिशन से सेवन्थ एडिशन में क्या क्या चेंजेज हुए, टाइम टू टाइम कौन कौन से कनेक्टिंग सिंबल आए, क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब को मैंने आपके जितने भी अभी बताया फ्रॉम फर्स्ट एडिशन टू सेवन्थ एडिशन। तो आप इसको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट एडिशन में क्या आया, सेकंड एडिशन में क्या आया, थर्ड एडिशन में। तो आप उसका एक चाहें तो नोट्स भी बना ले सकते हैं, उसको याद कर कीजिए टाइम टू टाइम जब आपको समय मिले। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपके सामने लाएंगे तो कुछ प्रैक्टिकल के साथ, जैसे मैंने आपको डीडीसी को समझाया कि डीडीसी में क्या है, डीडीसी के बारे में आउटलाइन ऑफ डीडीसी, उसके बाद मैंने उसका प्रैक्टिस भी कराया आपको डीडीसी का। तो यहाँ पर मैंने आपको सीसी को समझा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो आपके सामने लाएंगे वो सीसी का प्रैक्टिकल के साथ लाएंगे। तो अब मुझे अच्छा लगा। फिलहाल एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाता है आप लोग कमेंट देते तो हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स भी मेरे सामने आते हैं जो मुझे नई एनर्जी देते हैं। एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा, सबसे अलग है। तो ये मेरे लिए कमेंट बहुत एनर्जी देता है। तो इस टाइप के कमेंट और प्लस लाइक भी दीजिए, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो भी सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट आपका देते रहिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत एनर्जी देता है और मुझे नई वीडियोस को लाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो थैंक यू। और सारे जो भी मैंने अभी तक लेक्चर को पढ़ाया उसका एक सिलेबस के साथ में पढ़ा रहा हूँ। आप इसको एक कॉपी में नोट करते जाइए, जब आपको समय मिले पढ़ते जाइए। और फिलहाल थैंक यू, हैव अ नाइस डे।